हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बीबीएम के यू सेमेस्टर 2 के माइनर सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये देखिए, हमारे पास माइनर सोशियोलॉजी का सिलेबस है। टोटल 4 यूनिट्स हमें पढ़ने हैं। यूनिट 1 में पढ़ना है सोशियोलॉजी, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज। उसके बाद यूनिट 2 में पढ़ना है प्राइमरी कॉन्सेप्ट। यूनिट 3 में है ग्रुप और यूनिट 4 में पढ़ना है सोशल चेंज के बारे में। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी यूनिट 1 और यूनिट 2 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, देखिए प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, समाज शास्त्र की परिभाषा और उसकी प्रकृति को समझाना है। देखिए, समाज शास्त्र क्या होता है? समाज शास्त्र मानव समाज, उसके संरचना, व्यवहार में समाज में होने वाली परिवर्तन का व्यवस्थित अध्ययन है। ओके, और यह समाज में लोगों के बीच के संबंधों, नियमों और संस्थाओं को समझाने का विज्ञान है। ठीक है, देखिए तो इस तरह से आप एग्जाम में इस तरह से उत्तर लिखना, पहले परिचय और लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है ना? पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय लिखना होना चाहिए, उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पर, परिभाषा तो हमने देख लिया। अब देखिए मुख्य उत्तर। तो परिभाषा इसका किसने दिया था? यानी देखिए ऑगस्ट कॉमेट के अनुसार समाज शास्त्र समाज और सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। ठीक है, सामाजिक शास्त्र की प्रकृति क्या क्या है? अब देखिए, तो ये सामाजिक विज्ञान है। यह मानव संबंधों और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। उसके बाद विवेचनात्मक यानी एनालिटिकल विज्ञान भी है, जो कि समाज की वास्तविकताओं का अध्ययन करता है, न कि केवल आदर्श या अपेक्षित रूप का। और ये देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। समाज शास्त्र वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित तरीके से समाज का अध्ययन करता है। फिर समाज विज्ञान यानी जनरल साइंस, तो यह समाज के सामान्य नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है और सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से भी करता है, यानी यह समाज में वास्तविक सामाजिक तथ्य और उनके सिद्धांतों का अध्ययन भी करता है। ठीक है, अब देखिए इसका निष्कर्ष लिख देंगे लास्ट में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, समाज शास्त्र का क्षेत्र यानी उसके स्कोप क्या क्या है ये बताना है। तो परिचय में लिखेंगे कि समाज शास्त्र का क्षेत्र वह विषय है जिसके अंतर्गत समाज शास्त्र अपने सिद्धांत और अध्ययन को लागू करता है। यह दिखाता है कि समाज शास्त्र किन किन सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, अब देखिए मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके। तो देखिए सामाजिक संस्थाएं हैं। सामाजिक संस्थाएं में देखिए परिवार आ गया, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति आ जाता है। उसके बाद सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन। तो सामाजिक नियंत्रण परिवर्तन में क्या? देखिए सामाजिक नियमों और सामाजिक बदलाव का अध्ययन। और देखिए सामाजिक वर्ग और असमानता यानी जाति, वर्ग, लिंग और आर्थिक असमानता। उसके बाद सामाजिक समस्याएं, जिसमें कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि के बारे में पढ़ते हैं। और देखिए इसमें सामाजिक समस्याएं यानी अपराध, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का भी अध्ययन किया जाता है। अब देखिए संस्कृति और समाजीकरण यानी संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक मूल्यों का अध्ययन भी किया जाता है। लास्ट में निष्कर्ष कि समाज शास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। यह मानव समाज के सभी पहलुओं, व्यक्तिगत या सामाजिक, पारंपरिक और आधुनिक का अध्ययन करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, समाज और मनोविज्ञान के संबंध स्पष्ट करना है, यानी कि समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, पर दोनों का दृष्टिकोण अलग होता है ना। कैसे? देखिए मनोविज्ञान क्या करता है, यह व्यक्ति के मानसिक प्रतिक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन करता है ना, किसी एक व्यक्ति के मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करता है। और जबकि समाज शास्त्र क्या होता है, ये व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक संदर्भ को समझता है। ठीक है, तो संबंध क्या क्या दोनों में? देखिए सामाजिक वातावरण व्यक्ति के मानसिक और व्यवहारिक विकास को प्रभावित करता है, जबकि मानसिक प्रक्रियाएं जैसे आदत, भावना और प्रेरणा सामाजिक संरचना से प्रभावित होती है। सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी दोनों का सम्मिलित अध्ययन है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष लास्ट में। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में संबंध, यानी सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है। तो मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी और समाज शास्त्र दोनों मानव का अध्ययन तो करते हैं, पर दृष्टिकोण अलग होता है इनका। कैसे? देखिए तो मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मानव जाति, उसकी शारीरिक विशेषताओं और प्रारंभिक समाजों का अध्ययन करते हैं। जबकि सोशियोलॉजी में हम आधुनिक समाज, उसकी संस्थाओं, संबंधों और सामाजिक बदलाव का अध्ययन करते हैं। ओके, दोनों में समानताएं क्या है? दोनों संस्कृति, धर्म, परिवार और सामाजिक नियमों में रुचि रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मानव शास्त्र जनजाति या प्राचीन समाजों का अध्ययन करता है और समाज शास्त्र शहरी और आधुनिक समाजों का। ओके,
प्रश्न नंबर 5 है, देखिए समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का संबंध, यानी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र दोनों ही समाज और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं ना, समाज में होने वाले जो भी कार्य हैं उनमें पॉलिटिकल साइंस में तो इसका भी अध्ययन किया जाता है ना। अब देखिए मुख्य उत्तर क्या है, तो राजनीतिक विज्ञान, इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, सत्ता के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में, कानून और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। जबकि समाजशास्त्र के बारे में हम लोग सामाजिक परिस्थितियाँ जो राजनीतिक व्यवहार और संस्थाओं का प्रभावित करती है उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो जाति, धर्म, वर्ग जैसे सामाजिक कारक राजनीति को प्रभावित करते हैं, जबकि समाजशास्त्र और राजनीतिक संस्थाओं और निर्णयों के सामाजिक संदर्भ को समझने में मदद करता है। राजनीतिक व्यवहार और सामाजिक जीवन परस्पर निर्भर करता है, ठीक है, एक दूसरे के आधार पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है, आधुनिक दुनिया में समाजशास्त्र की प्रासंगिकता बताना है, यानी मॉडर्न वर्ल्ड में समाजशास्त्र की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए आधुनिक समाज बहुत ही जटिल है, गतिशील है और बदलावों से भरा हुआ है ना, यानी इसमें बहुत सारा चेंजिंग होती रहती है। तो समाजशास्त्र इन सामाजिक समस्याओं को समझने और समाधान खोजने में मदद करता है। मुख्य उत्तर, तो सामाजिक समस्याओं को समझना, नीति निर्माण और समाज सुधार, सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देना, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन और आधुनिक समस्याओं का विश्लेषण, विभिन्न पेशों जैसे कि शिक्षा, व्यवसाय, प्रशासन में उपयोगिता। अब देखिए यूनिट 2 के क्वेश्चंस में हम आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, सोसाइटी यानी समाज की परिभाषा और उसकी विशेषता क्या क्या है। तो समाज क्या होता है, समाज मानव का एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग परस्पर सामाजिक संबंधों के माध्यम से जीवन व्यतीत करते हैं। समाज यानी सोसाइटी, तो सोसाइटी क्या है, तो जो मानव का संगठन ही तो है, ग्रुप है ना, जिसमें जो लोगों का आपस में संबंध होते हैं। यह केवल व्यक्तिगत का समूह नहीं बल्कि सामाजिक संरचना है, ठीक है। देखिए तो परिभाषा, तो मैल्वर और पेज के अनुसार समाज मानव संबंधों की एक प्रणाली है, ठीक है। विशेषताएं क्या क्या है, देखिए तो लोगों का समूह और सामाजिक संबंध इसमें हम लोग पढ़ते हैं, सांस्कृतिक समानताएं और मूल्यों का साझा होना, संस्थाओं और सामाजिक संरचना होता है, सहयोग और परस्पर निर्भरता होती है समाज में, निरंतरता और सामाजिक परिवर्तन की क्षमता होती है, और सामाजिक नियंत्रण और नियम होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 है, समुदाय यानी कम्युनिटी और समाज, सोसाइटी में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। तो देखिए समुदाय और समाज दोनों सामाजिक संगठन है, लेकिन आकार, संबंध और क्षेत्र के आधार पर भिन्न होते हैं। देखिए समुदाय तो सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह है ना, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहता है, तो उससे जो समान यानी निकट और व्यक्तिगत और सजीव संबंध होते हैं वो समुदाय कहलाते हैं। जबकि समाज एक विस्तृत और जटिल नेटवर्क है जिसमें विभिन्न समुदाय और संस्थाएं शामिल होती हैं। देखिए तो ये यहाँ पे दोनों का प्रमुख उत्तर दिया गया है समाज और समुदाय के बीच में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्था यानी इंस्टीट्यूशन की परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है और उसका प्रकार क्या क्या है। ये तीनों है, ठीक है, 3 पार्ट है इसमें इस क्वेश्चन के, तीनों का आंसर देखिए। तो पहले परिचय लिखेंगे स्टार्टिंग में, तो समाज में व्यक्ति अकेला नहीं रहता बल्कि वह कुछ निश्चित नियमों, परंपराओं और संगठित व्यवस्थाओं के अंतर्गत जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। इन्हीं संगठित व्यवस्थाओं को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है। ये समाज के संचालन और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा, तो माल्वर और पेज के अनुसार संस्था वे संगठित तरीके हैं जिसके माध्यम से समाज अपने नियमों और मूल्यों को बनाए रखता है। और ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार संस्था वह संगठन है जिसके अंतर्गत समाज के लोग किसी विशेष सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब देखिए संस्थाओं की विशेषता, यानी तो संस्थाओं की क्या क्या विशेषता है, संगठित व्यवहार का समूह होता है, इसमें नियमों और परंपराओं का पालन होता है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, स्थायित्व, नियंत्रण और साधन, ठीक है। और संस्था के प्रकार, तो पहले होता है पारिवारिक संस्था यानी फैमिली इंस्टीट्यूशन, उसके बाद शैक्षणिक संस्था जैसे कि शिक्षा, ज्ञान और संस्कार प्रदान करने वाली संस्था जैसे विद्यालय हो गए, विश्वविद्यालय एक्सेट्रा। आर्थिक संस्था भी होती है जैसे कि उत्पादन, वितरण, उपभोग और व्यापार से संबंधित संस्था जैसे कि बैंक, बाजार, उद्योग आदि। राजनीतिक संस्था है ना, जैसे सरकार, राज्य, संसद, न्यायालय इत्यादि। और धार्मिक संस्थान जैसे कि आस्था, पूजा और नैतिक मूल्यों से जुड़ी संस्था जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि, ठीक है। संस्थाओं का क्या महत्व है, तो ये लोग समाज में स्थिरता और अनुशासन लाते हैं, व्यक्तियों को दिशा और नियंत्रण प्रदान करते हैं, उसके बाद समाज की परंपराओं को बनाए रखते हैं, समाज के विकास और एकता को सुदृढ़ करते हैं।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है लोकाचार, है ना। फोकवेज, नैतिकाचार और रीतियाँ यानी कस्टम्स की परिभाषा और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है, और अंतर भी स्पष्ट करना है, अंतर बताना है, ठीक है, डिफरेंस करना है, डिफरेंस बताना है। अब देखिए तो परिचय पहले तो हर समाज अपने सदस्यों के व्यवहार और को नियंत्रण करने के लिए कुछ परंपराएं और नियम बनाता है। ये नियम समय के साथ समाज में स्थापित हो जाते हैं, इन्हें हम लोकाचार, नैतिकाचार या रीतियाँ कहते हैं, ठीक है। ये समाज में अनुशासन और नैतिकता को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो लोकाचार क्या है, तो लोकाचार की परिभाषा देखिए समनर के अनुसार, समनर जो थे तो उनके अनुसार लोकाचार वे सामान्य और अनौपचारिक व्यवहार के नियम हैं जिनका पालन समाज में लोगों को स्वाभाविक रूप से करते हैं, ठीक है। जैसे इनकी विशेषता क्या है, ये सामाजिक जीवन की सामान्य आदतें हैं, है ना। जैसे देखिए इनका उल्लंघन करने पर समाज की तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होती, जैसे बुजुर्गों का सम्मान करना, अभिवादन करना, भोजन का तरीका, समय पर आना इत्यादि। तो ये सब तो सामान्य लोकाचार ही है ना, है ना। अब देखिए नैतिकाचार यानी मोरल एथिक्स जो जिसको हम बोलते हैं, मोरल वैल्यूज, ठीक है। तो समनर के अनुसार जो नैतिकाचार वे लोकाचार हैं जो समाज की नैतिक और धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं। जैसे इनका संबंध नैतिक मूल्यों से और धार्मिक सिद्धांतों से जुड़ा होता है। इनका उल्लंघन करने पर समाज कड़ी निंदा करता है और दंड का भी प्रावधान होता है, ठीक है। उदाहरण जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना, व्यभिचार करना इत्यादि, ठीक है। अब देखिए रीतियाँ क्या होती है, तो रीतियाँ वे व्यवहारिक परंपराएं हैं जो लंबे समय से समाज में चलती आ रही हैं और उन्हें समाज स्वीकार कर चुका है। ये लंबे समय से समाज में सामाजिक व्यवहार में है। इनका पालन स्वेच्छा यानी अपने इच्छा अनुसार किया जाता है, परंतु सामाजिक दबाव भी रहता है। उदाहरण जैसे विवाह की रस्में हो गई, धार्मिक त्यौहार हो गई, अंतिम संस्कार के रीति रिवाज, उसके बाद दिवाली, छठ, होली, जो भी फेस्टिवल्स है वो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस का चार्ट भी बन गया है, ओके। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।